बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल में खुश आमदीद। सोहनी मेरी छोटी बहन थी। वो नाम की ही नहीं बल्कि शक्ल सूरत की भी बहुत हसीन थी। हम सब बहन भाइयों की आंखें भूरे रंग की थीं। हम बहन भाइयों में वो वाहिद थी जिसकी आंखें काली थीं, मगर उसके मुमताज होने की एक और वजह भी थी, वो ये कि उसके गुलाबी गालों पर एक खूबसूरत काला नन्हा सा तिल था। मैं कभी कभी उसे प्यार से कातिल कहती थी, क्योंकि मैं जानती थी आज तक जिसने भी उसकी एक झलक देखी थी वो सोहनी के हुस्न का दीवाना हो गया था। कईयों ने तो उसे हासिल करने के लिए जान की बाजी लगा दी, मगर बाप और भाइयों के मजबूत हसार ने सोहनी को जमाने भर से बचा कर रखा था। बाबा चाहते थे कि वो पढ़ लिख जाए, तालीम के जेवर से आरास्ता हो जाए तो जिंदगी का हर मैदान आसान हो जाएगा, और इसी मकसद के लिए वो गांव का घर छोड़कर हमें शहर लेकर आए थे। हम शहर आ तो गए थे, मगर पोश इलाके में घर लेना एक मुश्किल मरहला था। 3 मरले के मकान की कीमत भी आसमान को छू रही थी। बाबा के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो कोई बंगला खरीद सकें, ना ही इतने पैसे कि किराए पर मकान लेकर 2 साल से ज्यादा का अरसा शहर के अंदर गुजार सकें। लिहाजा एक दोस्त के कहने पर वालिद साहब ने इस्लामाबाद से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर मरकला हिल्स के दामन में वाक़या पीर सुहावा में 10 मरले पर वाक़या एक खूबसूरत मकान ले लिया। ये मकान हमारे लिए ख्वाबों का मरकज था, क्योंकि गांव वाले घर से ये कई दर्जे बेहतर था। 5 कमरों, 2 वॉशरूम और एक छोटे से बाग पर मुश्तमिल ये घर हमारे लिए किसी महल से कम नहीं था। तकरीबन 1 हफ्ते में ही हमने घर को बेहतरीन फर्नीचर और जिंदगी की जरूरी सहूलियात से मुज़य्यन कर लिया था। गांव वाले घर में बाबा ने टीवी नहीं लाया था। वजह ये थी कि उस वक्त सोहनी 10वीं के पेपर दे रही थी। बाबा का ख्याल था कि इसके बाद टीवी लाएंगे ताकि बच्चों का ध्यान पढ़ाई से न हटे। अब मैं बीए के पेपर दे चुकी थी और सोहनी ने 10वीं के पेपर दिए थे। हम दोनों घर में फारिग होते थे। अम्मी से जिद करके हमने घर में टीवी भी लगवा लिया। टीवी देखने का सबसे ज्यादा शौक मुझे था, और कुछ मेरा छोटी बहन पर रोब ही इतना था कि वो ज्यादा जिद नहीं करती थी। रात के 10 बजे तकरीबन सभी सो जाते और मैं टीवी देखने में मगन होती। बाबा अक्सर घर पर ना होते। मुझे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था। मेरे इस शौक की वजह से मैं और सोहनी, जो पहले एक ही कमरे में सोते थे, अब सोहनी अलग कमरे में सोने लगी, क्योंकि मैं रात गए तक टीवी देखती रहती और फिर सुबह दिन चढ़े उठती थी। यूं मैं और सोहनी एक दूसरे से बमुश्किल ही बात कर पाते। जब वो सोती मैं जाग रही होती, और जब वो जागती मैं सो रही होती। इस दूरी की वजह से मुझे अंदाजा ही ना हो सका कि सोहनी कितनी गुमसुम रहती है। वो ना किसी से ज्यादा बातचीत करती और अक्सर डरी सहमी ही रहती। मैंने उससे पूछने की कोशिश की, लेकिन जब भी वो मुझे बताती कुछ न कुछ ऐसा हो जाता कि वो बात मुझे बता ही न पाती। सोहनी की सेहत इस घर में आने के बाद दिन ब दिन गिरती जा रही थी। हमें इस घर में आए हुए तकरीबन 2 महीने हो चुके थे। एक रात का जिक्र है, सब घर वाले सो चुके थे। पूरे घर की लाइटें बंद थीं, जबकि मेरे कमरे की लाइट ऑन थी और मैं टीवी देखने में मगन थी। मेरी महवियत में मुझे अंदाजा ही ना हो सका कि मेरे कमरे की लाइट किसी ने ऑफ कर दी। जब मुझे एहसास हुआ तो मैं घबरा गई, क्योंकि अगर बिजली गई थी तो फिर मेरे कमरे का टीवी बंद क्यों नहीं हुआ था। अभी मैं कुछ सोच ही रही थी कि किसी के भारी कदमों की आवाज आई। मैंने सोचा शायद आवाज टीवी से आ रही है, क्योंकि टीवी में भी मैं एक एक्शन से भरपूर फिल्म देख रही थी। इसी ख्याल के तहत मैंने टीवी का वॉल्यूम कम कर दिया, मगर मेरी हैरत की इंतहा न रही कि वॉल्यूम कम करने के बावजूद वो आवाजें बददस्तूर आती रहीं। टीवी की हल्की हल्की रोशनी में मैं उठी और कमरे की लाइट ऑन करना चाही, मगर मेरा तो दिल धड़कना भूल ही गया जब वो आवाजें सोहनी के कमरे के करीब से आने लगी। मैं बहुत खौफजदा हो गई। 1000 तरह के अंदेशे मेरे जहन में मंडलाने लगे। आवाज लम्हा बलम्हा करीब होती जा रही थी। यूं लगता था कोई आपस में गुत्थम गुत्था है। मैं दीवार से लगकर खौफजदा खड़ी थी। मुबादा घर में चोर डाकू आ गए थे, लेकिन अगर चोर डाकू होते तो वो जरूर मेरे कमरे की जानिब भी आते, क्योंकि मेरे कमरे की लाइट ही रोशन थी। काफी देर ये आवाजें आती रहीं और मैं दिल थाम के दीवार के साथ खड़ी रही।
तकरीबन आधे घंटे के बाद ये आवाज़ें आना बंद हो गईं तो मैंने सुख का सांस लिया। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि अगर चोर हमारे घर से सब कुछ लूट कर ले भी गए हों तो शुक्र है कि उन्होंने हमें कुछ नहीं कहा था। मैं सुबह होने का इंतजार करने लगी क्योंकि नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। मैंने टीवी भी ऑफ कर दिया था। अब माहौल और भी ज्यादा दहशतनाक हो गया था। थोड़ी ही देर में बाहर तूफानी बारिश शुरू हो गई और बिजली की कड़कदार आवाजें मुझे पहले से भी ज्यादा खौफजदा करने लगी। वो रात कितनी खौफनाक थी मैं बता नहीं सकती। मैं आंखें बंद किए आयतुल कुर्सी का विद कर रही थी। खिड़कियों के पर्दे भी मैंने गिरा दिए थे। कमरे में मुकम्मल अंधेरा था, मगर थोड़ी थोड़ी देर बाद जब बिजली चमकती तो पूरा कमरा आसमानी रोशनी में नहा जाता। शायद ये खौफ की वजह से हुआ था या रात के खाने में मटन खाने की वजह से, मगर थोड़ी ही देर बाद मुझे शदीद प्यास महसूस हुई। पहले तो मुझे बहुत डर लगा कि इस अंधेरे में मैं किचन तक कैसे जाऊंगी, मगर फिर हिम्मत करके उठना पड़ा क्योंकि प्यास इस कदर बढ़ गई थी कि लगता था गला कट जाएगा। थोड़ी हिम्मत करके मैं उठ खड़ी हुई और अपने कमरे का दरवाजा खोल दिया। बारिश उस वक्त भी जोरों से जारी थी और बिजली कड़क रही थी। किचन की तरफ जाने वाली राहदारी में ही सोहनी का कमरा था। मैं किचन में गई, पानी पिया और वापस अपने कमरे में आने के लिए मुड़ी तो ख्याल आया कि क्यों न मैं सोहनी के कमरे में ही सो जाऊं, क्योंकि अपने कमरे में मुझे बहुत डर लग रहा था। राहदारी बारिश के पानी से भीग चुकी थी जो दीवार में लगी जाली से मुसलसल अंदर आ रहा था। सोहनी के दरवाजे के पास पहुंची तो उसका कमरा बंद था। मैंने थोड़ी देर दरवाजा खटखटाया मगर कोई जवाब न मिलने पर मैंने खिड़की से अंदर झांका जो अभी तक खुली हुई थी। जिस लम्हे मैंने खिड़की से अंदर झांका उसी लम्हे बारिश एक बार फिर जोर से चमकी और एक लम्हे के लिए सोहनी का कमरा मुझे साफ दिखाई दिया। मगर जो मंजर मैंने सोहनी के कमरे में देखा वो आज तक भुला नहीं सकती। सोहनी कमरे में बेसुध सोई पड़ी थी जबकि उसकी दोनों तरफ बड़े बड़े दो काले नाग बैठे हुए थे। एक नाग उसकी दाईं तरफ था जबकि दूसरा बाईं तरफ। इन दोनों नागों के बीच में मेरी बहन सोई हुई थी। खुदा न ख्वास्ता अगर वो उसे नुकसान पहुंचा देते तो मैं अपनी प्यारी बहन से हमेशा के लिए जुदा हो जाती। मेरे दिल में डर और खौफ के साथ साथ अब दुख ने भी जगह बना ली थी। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मैं दीवार से लगी वहीं खड़ी थी। मैं अंदर जाती भी तो कैसे? इतनी हिम्मत मुझ में नहीं थी कि मैं सोहनी को जगा पाती। उन नागों का मुकाबला मैं कैसे कर पाती? मैंने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया और अम्मी के कमरे की तरफ भागी। अम्मी जल्दी उठे, गजब हो गया है, खुदा के लिए सोहनी के कमरे में चलें। मैं मुसलसल अम्मी के कमरे का दरवाजा पीट रही थी। अम्मी ने दरवाजा नहीं खोला तो मैं भाई के कमरे में चली गई जो खुला ही था। मैंने भाई के कमरे की लाइट ऑन की और उसे बड़ी मुश्किल से जगाया। नींद से उठाए जाने पर उसे शदीद गुस्सा आ रहा था। उसे लग रहा था मैंने शायद कोई डरावनी फिल्म देख ली है और अब खौफ के मारे उसके पास आ गई हूँ। हालांकि ऐसी बात नहीं थी। जब मैंने भाई को सारी हकीकत बताई तो वो भी परेशान हो गया। हम दोनों ही राहदारी में आ गए और अम्मी को साथ लिए बगैर ही सोहनी के कमरे की तरफ बढ़ गए। हमने सोहनी का दरवाजा खटखटाया मगर वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। दरवाजे के ऊपर रोशनदान था जो कि खुला ही हुआ था। भाई ने मुझे पकड़कर ऊपर किया तो मैंने रोशनदान से हाथ अंदर करके कमरे की कुंडी खोल ली। हम जल्दी से कमरे में दाखिल हुए और कमरे की रोशनी ऑन की, मगर सोहनी कमरे में मजे से सो रही थी। आसपास नाग तो क्या, कोई मच्छर भी नहीं था। ये देखकर भाई गजबनाक आंखों से मुझे देखने लगा। ये न कहना शहरीन कि तुमने मुझसे इस वक्त मजाक किया है। उसके बिखरे हुए तेवर देखकर तो मैं डर गई। भाई मेरा यकीन करो, जब मैं यहाँ आई थी दो मोटे मोटे नाग सोहनी के पट पर थे। मैंने उन्हें खुद अपनी आंखों से देखा था। तो मेरी बात का यकीन करो, मैंने तुमसे झूठ नहीं बोला। आखिर ऐसा करके मुझे क्या मिलना था मेरे भाई? मगर भाई ने मेरी बात का यकीन न किया और गुस्से से कमरे से निकल गया। मैंने कमरे को कुंडी लगाई और सोहनी के पास ही आकर सो गई। मैं मुसलसल आयतुल कुर्सी का विद कर रही थी और उसे फूंके जा रही थी। थोड़ी ही देर में मुझे नींद आ गई और मैं सो गई।
सुबह हमारी आंख खुली तो मौसम खुशगवार था। तकरीबन दिन के 11 बजे सोहनी ने मुझे बताया कि अम्मी बुला रही हैं। मुझे अंदाजा हो चुका था कि अम्मी के बुलाने की क्या वजह है। अम्मी के पास उनका लाडला बेटा भी बैठा था। मुझे देखते ही बोली, तुम पर टीवी देखने का बहुत असर हो गया है ना? कल से टीवी तुम्हारे कमरे में नहीं रहेगा या फिर तुम उस कमरे में नहीं सोगी। भला ये कोई तरीका होता है कि रात देर तक तुम टीवी देखती रहो और सुबह के 10-11 बजे उठो? अगले घर में भी जाना है, क्या वहाँ भी यही हरकतें करोगी? अम्मी ने तो आते ही मेरी क्लास ले ली। यकीनन भाई ने उन्हें मेरे खिलाफ पट्टी पढ़ाई थी। मैंने भाई को मायने खेज निगाहों से देखा तो उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट नाच रही थी। तो गोया अब मुझसे ये टीवी छीनने का भी इरादा कर चुके थे। मगर मैं भी हिम्मत हारने वालों में से नहीं थी। लड़ झगड़ कर मैंने अम्मी को मनवा ही लिया। अम्मी बच्चों पर ज्यादा सख्ती की काहिल नहीं थी। वो तो बस मेरे भाई के भड़काने में आ गई थी। जब मैंने मनाया तो राजी हो गई कि टीवी तुम्हारे कमरे में ही रहेगा। कल वाले वाक़े का जिक्र करने की मुझ में हिम्मत नहीं रही थी, क्योंकि कोई मुझ पर यकीन करने को तैयार नहीं था। अगर मैं ज्यादा जोर देती तो यही समझते कि टीवी की वजह से मेरे जहन पर असर हो गया है। शायद मैं उल्टी सीधी बातें करने लगी हूँ, मगर जो मैंने देखा था वो मैं ही जानती थी। एक बात मैंने नोट की थी कि जब हम लड़ झगड़ रहे थे, सोहनी हमसे बिल्कुल बेखबर शीशे को तके जा रही थी, और ये बात मैं तकरीबन 1 हफ्ते से नोट कर रही थी। वो बार बार खुद को शीशे में संवारती ही रहती। यूं लगता था जैसे वो किसी को अपना दिल दे चुकी हो और अपने आप को संवारना चाहती हो, खुद को उसकी नजरों में अच्छा दिखाना चाहती हो। मगर मैं अपनी बहन को जानती थी, वो किसी को पसंद नहीं करती थी। ना ही उसके पास मोबाइल था और ना आस पड़ोस में कोई ऐसा घर था जिसमें उसका कोई हम उम्र लड़का रहता हो। तो फिर सोहनी में आने वाली ये अजीबो गरीब तब्दीली मेरी समझ में नहीं आ रही थी। मगर मैं क्या कहती, मैं तो खुद मेकअप और फैशन की दिलदादा थी। अगर मैं उसे कुछ भी कहती तो अम्मी और भाई मेरी ही क्लास लेते। खुद तो मॉडल बनी फिरती हो, अपनी बहन को शीशा भी नहीं देखने दोगी? यही उनका मुतवक्किर जवाब था। लिहाजा मैं मसलहत के तहत खामोश रही। अगली रात मैंने फैसला कर लिया था कि मैं रात को टीवी देखने की बजाय अपनी बहन सोहनी से बातें करूंगी और रात को उसी के कमरे में सोऊंगी। एक तो मुझे डर नहीं लगेगा और दूसरा मुझे सोहनी की तरफ से इत्मीनान रहेगा। अगले दिन मैंने ऐसा ही किया। रात के 10 बजे हम खाना वगैरह खाकर सोने की नीयत से अपने कमरे में आ गए। आज सोहनी हद से ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। मैंने उसकी तारीफ की तो वो मुझे अजीब अंदाज से घूरने लगी। मुझे उसका घूरना अजीब लगा। वैसे भी वो अब बात कम और देखती ज्यादा थी। खैर तकरीबन 11 बजे के करीब वो सो गई और मेरी भी आंख लग गई। रात का न जाने कौन सा पहर था। बारिश हो जाने की वजह से हमने पंखा ऑन नहीं किया था। वैसे भी मौसम में इतनी खुनकी थी कि गर्मी महसूस नहीं हो रही थी। हालांकि ये जुलाई का महीना था। घड़ी की टिक टिक कमरे में गूंज रही थी कि अचानक मुझे महसूस हुआ मेरी टांग पर कोई चीज सरसरा रही है। मेरी तो जान निकल गई। उठने की मुझ में हिम्मत नहीं थी और ना ही हाथ लगाकर देखने की कि ये क्या चीज है। मैंने सोहनी को जोर से पकड़ लिया। मुझे बहुत डर लग रहा था, मगर ये जानकर तो मेरे जिस्म में खौफ की एक लहर दौड़ गई। जो ही मैंने सोहनी को हाथ लगाया, मुझे लगा उसको सर से पांव तक किसी नाग ने लपेट रखा है। हाथ लगाते ही मुझे खुरदुरी सी जिल्द महसूस हुई, जो यकीनन सांप या नाग ही की हो सकती थी। सोहनी के पास से आने वाली साई साई की आवाजों ने इस बात को साबित कर दिया था कि यहाँ कोई नाग मौजूद है, और वो भी मेरी बहन के इस कदर करीब। उफ खुदाया, बता नहीं सकती मेरा दिल किस कदर जोर से धड़क रहा था। मैं बिना कोई आवाज किए सोहनी के पास से उठी और कमरे से बाहर निकल गई। मेरा इरादा अम्मी को बुलाकर लाने का था। इस बार मैंने कोई शोर शराबा नहीं किया और ना ही कोई चीख मारी, शायद इसलिए कि आवाज मेरे हलक में फंस कर रह गई थी। मैं राहदारी से चलती हुई अम्मी के कमरे तक आ गई। खिलाफे मामूल अम्मी जाग रही थी और चाय नमाज पर बैठी विर्द कर रही थी। मैं उनके करीब गई और सरगोशी वाले अंदाज में उनको सारी हकीकत बता दी। अम्मी ने मेरी बात सुनी और बिना कुछ कहे मेरे साथ हो ली।
उन्होंने मुझे बाहर रुकने का ही कहा और खुद सोहनी के कमरे में चली गईं। अभी अम्मी को सोहनी के कमरे में गए चंद लम्हे ही हुए थे कि कमरे से सांपों के फुनकारने की आवाजें आने लगीं। साथ ही साथ किसी के भारी कदमों के चलने की आवाज। ऐसा लगता था कोई आपस में गुत्थम गुत्था है। मेरा दिल तो मारे खौफ के धड़कना भूल ही गया था। मेरी अम्मी सोमो सलात की पाबंद थी। मैंने उन्हें कभी इस लहजे में बोलते नहीं देखा था। वो गिरफ्तार आवाज में किसी से मुखातिब थीं। मैं कहती हूँ, छोड़ दो मेरी बेटी का पीछा, वरना मैं तुम्हारा वो हाल करूँगी, वरना मैं तुम्हारा वो हशर करूँगी कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। अम्मी की आवाज सुनकर मैं भी कमरे में गई और जल्दी से ट्यूबलाइट ऑन कर ली। कमरा रोशन होते ही मैंने एक अजीब मंजर देखा। सोहनी बाल बखेरे बेड पर बैठी हुई थी और उसकी आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थीं, जबकि वो काले नाग जो मैंने पहली रात सोहनी के कमरे में देखे थे, एक सोहनी की दाईं जानिब और दूसरा उसकी बाएं जानिब बैठा हुआ था। मगर मेरी अम्मी बिला खौफो खतर सोहनी के सामने उसके रूबरू बैठी थी। सोहनी कुछ भी बोल नहीं रही थी, मगर वो सांप एक दूसरे को यूं देख रहे थे जैसे एक दूसरे के बदतरीन दुश्मन हों। अम्मी के हाथ में तस्बीह के दाने मुसलसल एक दूसरे पर गिर रहे थे। वो मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ा रही थीं। मेरे कमरे में आने की उनको खबर हो चुकी थी। साइड टेबल पर पानी का जग पड़ा था। उन्होंने इशारे से मुझे पानी मांगा। मैंने गिलास में पानी उंडेला और अम्मी को थमा दिया। वो जो कुछ पढ़ रही थी उन्होंने पानी पर फूंका और सोहनी के सर पर डाल दिया। ऐसा करते ही वो दोनों सांप यकलख्त गायब हो गए और सोहनी की सुर्ख अंगारा होती आंखों के साथ वो गिरफ्तार आवाज में बोली, तुम जो कुछ कर लो बुढ़िया, मैं इस लड़की का पीछा नहीं छोड़ूंगा। इसके चेहरे पर जो दिल मौजूद है ये सिर्फ हमारे खानदान की अलामत है। ये मेरी मंगेतर है, ना ही मैं इसे किसी और कबीले में ब्याहने दूंगा और ना किसी इंसान का होने दूंगा। अगर किसी ने मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो मैं इस लड़की को मार दूंगा, मैं इसकी जान ले लूंगा। ऐसा कहना था कि अम्मी ने सोहनी को बालों की चोटी से पकड़ लिया और उसे अपनी गोद में लटाकर उस पर कुछ पढ़कर फूंकने लगी। सोहनी की हालत काबिल दीद थी। वो यूं तड़प रही थी जैसे उस पर किसी ने जहर वाला खंजर मार दिया हो। मुझसे अपनी प्यारी बहन की ये हालत देखी न जाती थी। अम्मी ने उसके रेशमी बालों को यूं पकड़ रखा था जैसे किसी घास फूस को पकड़ा हो। वो उस पर मुसलसल दम कर रही थी और मैं पानी का आधा जग सोहनी पर उंडेल चुकी थी। सारा बिस्तर गीला हो गया था और कमरे में जलने की अजीबोगरीब बदबू आ रही थी। तकरीबन आधे घंटे के बाद अम्मी ने ये अमल मुकम्मल किया और सोहनी के बालों पर उनकी गिरफ्त ढीली पड़ गई। सोहनी अपनी आंखें मूंदे बेड पर ढेर हो चुकी थी, जबकि मैं अम्मी के पास ही खड़ी थी। अम्मी बहुत परेशान दिखाई दे रही थीं। उन्होंने मुझे पास बिठाया और मुझे बाहों में भर लिया। बेटा, परेशान होने की कोई बात नहीं। इस दुनिया में हमारे अलावा भी एक मखलूक रहती है जो मोहब्बत नफरत के अलावा दोस्ती या फिर दुश्मनी पर भी उतर आती है। बस बेटा, तुम्हें सब्र करना होगा। मुझे तुमसे पहले सोहनी की मंगनी करना होगी। अगर हमने ऐसा न किया तो सोहनी की जान भी जा सकती है। मैं अम्मी को हैरत से देख रही थी। अम्मी, अभी तो सोहनी की उम्र ही क्या है? क्या आप इसे इतनी सी उम्र में ब्याह देंगी? बेटा, ब्याहना नहीं है, बस इसका निकाह करना है, ताकि जिस मखलूक ने इसे मैदान जंग बना रखा है उसे ये सबक मिल जाए कि इंसान अशरफुल मखलूकात हैं और उनका मुकाबला आसान नहीं है। हम अल्लाह का कलाम पढ़ने वाली उसकी पसंदीदा मखलूक हैं। अम्मी की बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोली। फिर मैं, अम्मी और सोहनी उसी कमरे में सो गए। सुबह हुई तो सब कुछ नॉर्मल था। सोहनी ने भी चुप का रोजा तोड़ दिया था। अम्मी ने लाड प्यार से उसे कायल करके एक हफ्ते के अंदर अंदर अपने भतीजे मुनीर से उसकी मंगनी कर दी और मंगनी की तकरीब में ही उसका निकाह भी हो गया। तो अम्मी ने सुख का सांस लिया। निकाह वाले रोज सोहनी बहुत खूबसूरत लग रही थी। मैंने दुआ की कि अल्लाह उसे नजरे बद से बचाए। शुक्र खुदा का कि मंगनी वाले दिन कोई नाखुशगवार वाकया नहीं हुआ। अम्मी बाकायदगी से उसे दम दरूद करती रहीं और फिर 2 साल के बाद मेरा निकाह हो जाने के बाद हम दोनों की रुखसती एक साथ ही हुई। अब इस वाक़े को 10 साल गुजर चुके हैं। मेरे 2 बच्चे हैं, जबकि सोहनी 3 बच्चों की माँ बन चुकी है। इस वाक़े को एक अरसा गुजर गया। सोहनी को ये भी नहीं पता कि उस पर क्या बीती, मगर मैं उस रात को याद करती हूँ
तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। आज भी अगर कहीं रात के वक्त बारिश हो जाए तो मुझे वो खौफनाक रात याद आ जाती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।